हेलो एवरीवन, मैं हूं हर्ष। स्वागत है आप सबका अपने चैनल महा आयुर्वेदा पर। दोस्तों, आज हम लोग चरक संहिता का चैप्टर नंबर 9 पढ़ेंगे। तो ये चैप्टर बहुत अच्छा चैप्टर है और इस चैप्टर में मेनली बहुत इम्पोर्टेंट आपके पॉइंट कुछ हैं जो आपको पढ़ने हैं। एक तो चतुष्पाद का वर्णन हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, ये चतुष्पाद आपके एमसीक्यू में बहुत इम्पोर्टेंट है और चिकित्सा की परिभाषा वेरी इम्पोर्टेंट। आपके पेपर में एनसीआईएसएम सिलेबस के अनुसार चिकित्सा की परिभाषा आपको बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए। पेपर में कई बार पूछी गई है, चिकित्सा की परिभाषा का वर्णन करते हुए चतुष्पाद का वर्णन करें या फिर कुछ भी आगे चिकित्सा की परिभाषा करते हुए उसके महत्व का वर्णन करें, ऐसे आपको पूछ लिया जाता है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने सोचा आप सभी को ये बहुत डिटेल में पढ़ाया जाएगा। ठीक है, आज की इस वीडियो में ये पूरा चैप्टर कवर करा दिया जाएगा और उसके बाद आदर्श चिकित्सा का वर्णन किया जाएगा। ठीक है, आदर्श चिकित्सा क्या होती है? जो एक रोग को तो शांत कर दे किंतु दूसरे रोग को उत्पन्न ना करे। मतलब ऐसी चिकित्सा जो एक रोग को तो शांत कर देती है लेकिन शरीर में दूसरे रोग को उत्पन्न ना करे, तो उसे ही आदर्श चिकित्सा कहते हैं। अब देखो, खुड्डाक चतुष्पाद ये है। तो खुड्डाक चतुष्पाद में खुड्डाक का अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है अल्पवचन, मतलब इन शॉर्ट वर्ड, संक्षिप्त वर्णन। ठीक है, तो देखो यहाँ पर बोला है कि शॉर्ट वचन मतलब कि शॉर्ट फॉर्म में आपको चतुष्पाद का वर्णन किया गया है। अब चतुष्पाद क्या होते हैं वो भी हम देखते हैं। सबसे पहले देखो यहाँ पर श्वास चतुष्क का वर्णन हमने देखा था। सबसे पहले हमने भेषज चतुष्क पढ़े थे, 4 अध्याय 1 से 4 तक। फिर हमने श्वास चतुष्क पढ़ा था। अब श्वास चतुष्क के बाद अब हम यहाँ से निर्देश चतुष्क पढ़ेंगे। ठीक है, एक चतुष्क में 4 अध्याय होते हैं। अगर आप स्टार्टिंग से मेरी वीडियो देख रहे हैं चैप्टर नंबर 1 से, तो उसमें ही मैंने आपको बताए थे आपके फर्स्ट प्रॉफ में 3 चतुष्क हैं। मतलब टोटल पहले चतुष्क में पहले 4 चैप्टर, फिर दूसरे चतुष्क में पहले चतुष्क क्या था? भेषज चतुष्क। फिर दूसरे 4 चैप्टर थे श्वास चतुष्क में। अब अगले जो 4 चैप्टर हैं 9 से लेकर 12 तक, वो आपके आएंगे निर्देश चतुष्क में। तो ये एग्जामिनर जो वाइवा लेने आते हैं वो पूछ लेते हैं आपने फर्स्ट प्रॉफ में कितने चतुष्क पढ़े, तो आपको बताने हैं 3 चतुष्क पढ़े, जिसके अंदर आपके टोटल 12 चैप्टर्स हैं। कौन कौन से चतुष्क पढ़े? श्वास चतुष्क, सबसे पहले भेषज चतुष्क पढ़ा, फिर श्वास चतुष्क पढ़ा और अब आप निर्देश चतुष्क पढ़ेंगे। ठीक है, बस ये याद रखना। ठीक है, इसलिए एग्जामिनर पूछ लेते हैं, इसलिए मैंने आपको पहले ही बता दिया है। अब स्वास्थ्य तथा आतुर मनुष्य के हित के लिए जो निर्देश चतुष्क का वर्णन किया जा रहा है, मतलब कि जो स्वस्थ हैं, जो स्वस्थ व्यक्ति हैं, एकदम ठीक हैं, और जो आतुर हैं मतलब जो रोगी हैं, जिनके अंदर शरीर में रोग उत्पन्न हो गए हैं, बीमार व्यक्ति हैं जो, तो उनके लिए अब इस चतुष्क का वर्णन कर रहे हैं। तो इसीलिए अब इसको खुड्डाक चतुष्क वर्णन किया गया है। मतलब संक्षिप्त में वर्णन कर रहे हैं, मतलब कि इन शॉर्ट फॉर्म में हम इसको अल्प वचन में वर्णन कर रहे हैं। सबसे पहले चिकित्सा के चतुष्पाद। तो चिकित्सा के चतुष्पाद क्या होते हैं? तो भेषज द्रव्यानुपस्थता रोगी पाद चतुष्क गुण गुणवत् कारणम गेयम विकार सुखमेव शांत्य। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको याद कर लेना। ठीक है, भेषज सबसे पहले देखो, चतुष्पाद नाम से समझ में आया 4 चीज़ें होंगी इसके अंदर। तो चिकित्सा किन 4 चीज़ों से की जाती है? मेनली यही चीज़ें हम यहाँ पर पढ़ेंगे। एक तो सबसे पहले गुणवान वैद्य। वैद्य मतलब कि जो डॉक्टर है वो होना चाहिए। गुणवान द्रव्य ड्रग्स होना चाहिए, मतलब जो मेडिसिन है वो होनी चाहिए। एक गुणवान उपस्थता। उपस्थता मतलब कि नर्सिंग स्टाफ होना चाहिए। और गुणवान रोगी पेशेंट होना चाहिए। ठीक है, इन चारों चीज़ों से ही, अगर ये चारों गुणवान चीज़ें हैं तभी हम चिकित्सा कर पाएंगे। यही भेज जो चिकित्सा के चतुष्पाद का आपको वर्णन करना है। ठीक है, 5 मार्क्स में आ जाता है, इसलिए मैंने आपको बता दिया। तो आपको ये लिखकर फिर आपको ये लिखना है। अब इनको अलग अलग से भी पढ़ना पड़ेगा, तो वो भी अभी हम पढ़ेंगे। ठीक है, वो पूरा 5 मार्क्स में क्वेश्चन आपको लिखना होता है। ठीक है, अब देखो, ये वाला श्लोक आप रहने देना। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पर देखो, अवस्था और स्वस्थ।
मतलब कि अस्वस्थ और स्वस्थ, मतलब विकृति और प्रकृति के लक्षण। अगर धातुएं विषम है, हमने पढ़ा था 7 धातुएं होती हैं, रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र। अगर इनमें विषमता आ जाती है, मतलब या तो ये कम हो जाती है या ये अधिक बढ़ जाती हैं, तो ये रोग कही जाती हैं। इनमें रोग उत्पन्न, इन्हें ही रोग कहते हैं। और धातुओं की साम्य अवस्था अगर रहती है तो इसे ही प्रकृति कहते हैं, मतलब स्वस्थ कहते हैं। ठीक है। और अगर इसमें विकृति आ जाती है तो इसको ही हम विकार बोलते हैं। ठीक है। ये दुख का कारण होती है। तो ये वाला श्लोक वेरी 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 इंपॉर्टेंट, देखो मैंने लिखा भी है। विकारो विकारो धातु वैषम्यम साम्य प्रकृति रुचते सुख संज्ञकम आरोग्यम विकारो दुखमेव च। मतलब जो धातुओं में विषमता है, विकारो धातु वैषम्यम, उसे ही विकार बोला गया है। और धातु अगर साम्यम है, साम्य अवस्था में है, तो वही प्रकृति है। और सुख संज्ञकम आरोग्यकम, अगर आरोग्य है व्यक्ति, अगर व्यक्ति बिल्कुल आरोग्य है, ठीक है, तो उसे सुख की प्राप्ति होती है। और व्यक्ति विकारो दुख में च, अगर व्यक्ति विकार है, उसके अंदर रोग है, तो उसे दुख की प्राप्ति होती है। ठीक है। कंप्लीट श्लोक से आपको ये पूरा यहाँ पर समझ में आ गया होगा। अब अष्टांग हृदय में भी मैंने आपको पढ़ाया था चरक सूत्र 1 में, रोगस्तु दोष वैषम्यम दोष साम्यम, अगर दोष साम्यम आरोग्य कम, मतलब कि रोगों की विषमता ही यहाँ पर, जो रोगों की विषमता ही रोग है। ठीक है। दोषों की विषमता ही रोग है और दोषों की साम्य अवस्था ही आपकी यहाँ पर आरोग्य है। तो ये अष्टांग हृदय फर्स्ट में मैंने आपको बहुत क्लियरली समझा दिया था। अब धातु किसे कहते हैं? धारणात धातव स्मृता, जो शरीर को धारण करते हैं उन्हें ही धातु कहते हैं। ठीक है। ये हमने रचना शरीर में पढ़ा था बहुत अच्छे से, और क्रिया शरीर में भी। अब प्रकृति, दोष धातु मल साम्य अवस्था में रहता है तो प्रकृति, और दोष धातु मल विकृत हो जाते हैं, मतलब या तो अधिक बढ़ जाते हैं या फिर कम हो जाते हैं। ठीक है। या फिर बढ़ जाते हैं। ठीक है। तो ये है विकृति, तो इसको याद रख लेना। अब चिकित्सा, तो चिकित्सा क्या होती है? जो धातु विषम अवस्था में चले गए ना, मतलब जो या तो अधिक कम हो गए हैं या अधिक बढ़ गए हैं, तो विषम हो गए, तो उनको साम्य अवस्था में लाने के लिए चिकित्सा जो की प्रवृत्ति की जाती है उसे ही चिकित्सा कहते हैं। ठीक है। अब देखो चिकित्सा की परिभाषा, ये श्लोक याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। चतुर्नाम भिषक आदिनाम सस्तानाम धातु विकृते प्रकृति धातु साम्य अर्थात चिकित्सा भी दीयते। मतलब कि चिकित्सा की परिभाषा है, धातु में विकृति होने पर उन धातु में सामता लाने के लिए उत्तम वैद्य आदि चिकित्सा के 4 पादों का जो प्रवृत्ति करते हैं उसे ही चिकित्सा कहते हैं। ठीक है। मतलब एक तरीके से देखो, मैं आपको इन शॉर्ट फॉर्म में बता देता हूँ। मतलब धातु अगर हमारे शरीर में जो जैसे 7 धातु मैंने बताई, रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र, अगर उनमें विकृति आ गई है, उनमें रोग उत्पन्न हो गए हैं, या तो वो बढ़ गई हैं या कम हो गई हैं, या फिर अधिक, बहुत ही अधिक बढ़ गई हैं, तो उनको साम्य अवस्था में लाने के लिए जो वैद्य जो हैं, जो डॉक्टर हैं, वो जो भी चिकित्सा कार्य करते हैं, चारों चिकित्सा के चतुष्पाद, मतलब जो भी हमने ऊपर पढ़े, कौन कौन से चतुष्पाद थे आप कमेंट करके बताना। ठीक है। एक तो वैद्य था, बाकी 3 आप कमेंट करके मुझे खुद से बताना आप, तो कौन से चतुष्पाद थे, उन चतुष्पादों की प्रवृत्ति जो करते हैं, ठीक है, उसे ही चिकित्सा कहते हैं। मतलब उन चतुष्पाद का यूज़ जो करते हैं तो उसे ही चिकित्सा कहते हैं। ठीक है। अब आपका ये होमवर्क है, आपको चिकित्सा के चतुष्पाद कमेंट बॉक्स में कमेंट करने हैं। ठीक है। तो तभी मैं समझूंगा कि आपको अब तक समझ में आई है वीडियो। अब इसके बाद देखो श्वेत पर्याय वध, देखो ये वाला श्लोक आप चाहे मत याद करना। ठीक है। क्योंकि देखो वैद्य के गुण यहाँ पर आप मत करना, दक्षम शोच मिति। ठीक है। ये वाला श्लोक मैंने आपको पढ़ाया था ये अष्टांग हृदय में। हाँ, अष्टांग हृदय में ये श्लोक है, तो उसको बहुत अच्छे से कर लेना। क्योंकि देखो अष्टांग हृदय और चरक संहिता दोनों का पेपर साथ में होता है, और अगर आपका आया चिकित्सा के चतुष्पाद तो आप अष्टांग हृदय वाला भी यहाँ पर लिख सकते हैं। तो अष्टांग हृदय वाला ही आपको लिखना है, उसका श्लोक बहुत ईजी है, तो वो वाला श्लोक यहाँ पर आप लिख देना। ठीक है। तो अष्टांग हृदय का श्लोक यहाँ पर नहीं दिया हुआ, तो वो आप वहीं से लिख देना अष्टांग हृदय वाला। ठीक है। तो वो बहुत ईजी श्लोक है, वो है दक्षस्य दक्षेषणा। ठीक है। तीर्थशास्त्र वो वाला श्लोक था, तो उसको लिख देना। ठीक है। शास्त्र की को अच्छी प्रकार ज्ञाता होना चाहिए, और अनेक बार रोगी की
रोगी का निर्णय किया होना चाहिए। ठीक है, मतलब कि उत्तम वैद्य के देखो, अगर चिकित्सा के चतुष्पाद आया तो सबसे ऊपर वाला श्लोक लिखकर वो चतुष्पाद वाला जो मैंने आपको बताया, ठीक है, ये चिकित्सा की परिभाषा का नहीं, ये वाला चिकित्सा के चतुष्पाद वाला, ये वाला, ठीक है, ये वाला श्लोक लिखकर ये 2 लाइन वर्णन करके फिर आपको यहाँ पर ये चारों चतुष्पाद का वर्णन करना है एक एक करके। सबसे पहले वैद्य के गुण देखते हैं, वो श्लोक लिख के अष्टांग हृदय वाला, फिर आपको यहाँ से वैद्य के गुण लिख लेने हैं। शास्त्र का अच्छी प्रकार ज्ञान किया हुआ होना चाहिए, अनेक बार रोगी को या औषध का निर्णय कर उपयोग किया होना चाहिए। मतलब जो डॉक्टर है वो एक तो शास्त्र मतलब कि अपनी अच्छे से नॉलेज, थ्योरेटिकल नॉलेज लिया हुआ होना चाहिए, और जो औषध ड्रग्स हैं उनको अच्छी प्रकार कई बार उपयोग किया हुआ होना चाहिए। ठीक है, दक्ष होना मतलब कि अप युक्तिपूर्वक कार्य करने वाला होना चाहिए, कि समझ लीजिए कोई पेशेंट आ रहा है तो उसको कौन सी मेडिसिन देनी है ये उसको पता होना चाहिए, और पवित्र होना चाहिए, अपने आचरण अच्छे होने चाहिए उसके। तो यही उत्तम वैद्य के गुण हैं। ठीक है, अगर ये वाला श्लोक याद हो जाए तो बहुत ही अच्छा, नहीं तो अष्टांग हृदय वाला कर लेना। अब इसके बाद देखो यहाँ पर उत्तम औषध के गुण, उत्तम औषध के गुण ये वाला श्लोक याद कर सकते हैं, या फिर अष्टांग हृदय वाला देखो ये वाला श्लोक है, बहुकल्पम बहुगुणम संपन्न योग्यम औषधम। ठीक है, इसलिए मैं कह रहा हूँ अष्टांग हृदय वाला करें तो ज़्यादा अच्छा है। ये देखो कितना बड़ा श्लोक है, और ये वाला करोगे वाग्भट ने जो बताया, तो आप क्योंकि देखो दोनों आपका साहित्य में कंबाइन होकर पेपर आ रहा है, तो इसलिए आप वहाँ पर छोटे श्लोक लिखोगे और आपको याद भी रहेंगे। देखो पॉइंट टू पॉइंट है, बहुकल्पम, जो औषधि की अनेक कल्पना की जाए, मतलब स्वरस कल्क, या तो उसे स्वरस के फॉर्म में दिया जाए, या उसे चटनी के फॉर्म में दिया जाए, या उसे गोली के फॉर्म में दिया जाए, ठीक है, तो उसे कहते हैं बहुकल्पम। बहुगुणम मतलब कि वो औषधि अनेक गुण वाली होनी चाहिए, उसमें बहुत सारे गुण होने चाहिए, ठीक है, रोगों को ठीक करने का। संपन्न मतलब अपने गुणों से युक्त होनी चाहिए, जैसे आपने जिस रोग में दी उसी में दूर करे उस रोग को। और योग्यम औषधम मतलब योग्य होनी चाहिए, ऐसी औषध होनी चाहिए जो हमें बहुत ज़्यादा, बहुगुणम मतलब कि बहुत ज़्यादा हमें मिल जाए, ठीक है, और योग्य हो डिजीज़ को दूर करने के लिए। ठीक है, अब यहाँ पर भी पढ़ लेते हैं, औषधि अनेक रूपों में हमें प्राप्त होनी चाहिए, ठीक है, जो हमने पढ़ा बहुकल्पम। औषधि का व्याधिनाशक क्षमता होनी चाहिए, व्याधि को दूर करने की क्षमता होनी चाहिए, ये भी हमने पढ़ लिया। ठीक है, देखो सेम है दोनों में, बस श्लोक अंतर है। ठीक है, एक ही औषधि स्वरस कल सरस शीत फांट इनमें दी जाए, देखो मैंने ये आपको बताया। ठीक है, औषधि अपने गुणों से युक्त होनी चाहिए। ठीक है, अभी मैंने सेम टू सेम बताया, तो ये नीचे वाला श्लोक लिख देना और ये आप एक्सप्लेनेशन कर देना, तो आपको वहाँ पर फुल मार्क्स आपको मिल जाएंगे। अब इसके बाद देखो परिचारक, परिचारक के गुण क्या होंगे, तो उपचारज्ञता दक्षम, देखो ये वाला श्लोक आप यहाँ से मत करना, मैं बता रहा हूँ आपको, क्योंकि देखो मैंने क्या करा था, दोनों श्लोक पढ़े थे, ये वाले श्लोक भी याद कर रखे हैं और आपको अष्टांग हृदय वाले भी करें, लेकिन पेपर में जब आता है ना समय, तो उस टाइम तक आपको श्लोक याद नहीं रह पाते, या फिर अगर रहेंगे भी तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि कौन सा श्लोक लिखें। ठीक है, तो आप अष्टांग हृदय वाले श्लोक लिख देना, बहुत अच्छे रहेंगे, बहुत छोटे श्लोक हैं, बहुत आसानी से आप पूरा श्लोक वहाँ पर लिख देना। ठीक है, तो इसके बाद देखो सेवा कार्य, जो परिचारक मतलब कि जो नर्सिंग स्टाफ है वो कैसा होना चाहिए, जो सेवा कार्य अच्छे से करे, रोगी की सेवा अच्छे से करे। ठीक है, चतुरता होनी चाहिए उसमें, अच्छे जल्दी कार्य करना चाहिए, और रोगी को प्राप्त मतलब कि अधिक, यहाँ पर देखो सबसे पहले रोगी से प्रेम करने वाला होना चाहिए। ठीक है, पवित्र होना चाहिए, आचरण में पवित्र होना चाहिए। ठीक है, सेवा कार्य अच्छे से करे और चतुर रहे, ये सारे चारों चीज़ें जो हैं चतुष्पाद में, हर एक उसमें चार चार चीज़ें ही आएंगी। ठीक है, तो ये याद रखना। अब देखो रोगी के गुण, रोगी कैसा होना चाहिए, तो रोगी कैसा होना चाहिए, यहाँ पर देखो आपको पता ही है कि रोगी हमेशा ऐसा होना चाहिए जो स्मरण शक्ति वाला हो, जो मतलब कि अच्छे से जिसकी याददाश्त तेज हो, जो अपने डिजीज़ को अच्छे से बता सके, वैद्य की आज्ञा को पालन करने वाला, मतलब कि समझ लीजिए आप तो डॉक्टर कर ही रहे हैं, तो आप डॉक्टर बन जाएंगे, आपके पास कोई पेशेंट आएगा तो वो सबसे पहले उसकी स्मरण शक्ति अच्छी होनी चाहिए, वो आपको अपनी सारी हिस्ट्री अच्छे से बता सके, फिर वो आप जो उसको ड्रग मतलब दवाई देंगे तो वो उसका अच्छे से उसकी आज्ञा का पालन करके उन दवाइयों को आपके कहे हुए समय के अनुसार ही उनका पालन करें। फिर उसके बाद
वो निर्भय होना चाहिए। मतलब अगर आप कोई उसे सर्जरी वगैरह कर रहे हैं या फिर आप उसे कह रहे हैं कि आपको ऐसे ऐसे करना है, तो उसे डरे नहीं वो चिकित्सा करते हुए उनके उपकर्मों से, ठीक है। फिर उसके बाद रोग अपने उपद्रव को अच्छी प्रकार बता सकने वाला। मतलब कुछ रोगी होते हैं ना जो अपनी बीमारी को छुपा लेते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये उत्तम रोगी जो है उसके गुण हैं, ठीक है। अब ये केवल आप रीड कर लेना, जो चीज़ें ऊपर बताई मैंने सेम टू सेम चीज़ें यहाँ पर लिख दी गई हैं, ठीक है। ये केवल आपको रीड करनी है, मैंने अंडरलाइन जितना कर रखा है वैसे आप नहीं भी पढ़ेंगे, देखो मैंने लिखा भी है केवल रीड ओनली, ठीक है। तो ये टेबल केवल रीड कर सकते हैं आप। अब चिकित्सा के बारे में कुछ विषय बताए गए हैं। तो चिकित्सा, ये श्लोक रीड कर लेना, सिर्फ ये 2-3 यहाँ पर स्टार्टिंग की, ठीक है। कई बार रेफरेंस पूछ लेते हैं इसका। तो चिकित्सा की प्रधानता, तो चिकित्सा प्रधान क्यों है? तो देखो 16 गुणों से युक्त चिकित्सा के चारों पाद। अब देखो यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान रखो, सबसे पहले देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको कोई नहीं बताता। चिकित्सा के हमने पढ़े थे 4 पाद, ठीक है। कौन कौन से थे? एक तो था सबसे पहले हमारा डॉक्टर, ठीक है, वैद्य। डॉक्टर के बाद कौन हो गया हमारा यहाँ पर? परिचारक, मतलब जो उसको इलाज करेगा। फिर उसके बाद क्या होगा? ड्रग्स, मतलब द्रव्य। फिर उसके बाद क्या हो गया लास्ट में आपकी यहाँ पर? जो रोगी है, ठीक है, जो रोगी है वो हो गया। तो ये चारों जो चीज़ें हैं, अब इन चारों के भी 4-4 गुण हैं। तो टोटल 4 4 जा आपके 16, तो टोटल 16 गुण यहाँ पर बताए गए हैं, ठीक है। तो यही चीज़ें हैं जो यहाँ पर देखो दी गई है, ये रही, ठीक है। तो इसमें देखो यही चीज़ें दी है, 16 गुणों से युक्त चिकित्सा के चारों पाद सिद्ध करने के कारण इन चारों औषधियों को जानने वाला जो व्यक्ति है, मतलब जो इन 16 गुणों को अच्छे से जान ले और उसके बाद चिकित्सा करता है, तो वह हमेशा प्रधान वैद्य माना जाता है, वही हमेशा सफल होता है अपनी चिकित्सा में, ठीक है। जब वैद्य रोगों को दूर करने लगता है तो धातुओं में साम्यावस्था आती है, तो औषधि को कारण, इसलिए चिकित्सा प्रधान कारण वैद्य माना गया है। मतलब कि वैद्य ही है जो चिकित्सा करता है, तो यही बात बताई है, वैद्य के द्वारा ही चिकित्सा की जाती है। अब देखो जिस प्रकार मिट्टी, दंड और चक्र, सूत्र और इन चारों को बिना अभी कुम्हार जो है घड़े की उत्पत्ति नहीं कर सकता। मतलब जैसे कि मिट्टी हो गई, चक्र हो गया जो जो घुमाता है, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर डंडा, और इन चारों के बिना जो ये चीज़ें हैं, इनके बिना जो कुम्हार है वो घड़े को नहीं बना सकता। ठीक उसी प्रकार जो परिचारक द्रव्य आदि के बिना वैद्य चिकित्सा नहीं कर सकता, ठीक है, आरोग्य नहीं प्राप्त करा सकता, ठीक है। उम्मीद है ये चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब इसके बाद देखो आरोग्य व्यक्ति से चिकित्सा कराने का निर्देश, मतलब कि निषेध। जो आरोग्य व्यक्ति है उससे चिकित्सा यहाँ पर कराने का निषेध बताया गया है। अपनी आत्मा को अग्नि में हवन कर देने से अच्छा है जो अयोग्य व्यक्ति है, मतलब जो योग्य नहीं है। देखो यहाँ पर एक चीज़ बहुत अच्छे से, चरक संहिता की बात बहुत अच्छी लगी कि मुझे इसमें देखो अच्छे से एग्जाम्पल के साथ समझाया जाता है हर एक चीज़ को। अब देखो यहाँ पर दिया है, अपनी आत्मा को अग्नि में हवन कर देना अच्छा है, किंतु अज्ञानी वैद्य के द्वारा चिकित्सा कराना अच्छा नहीं है। मतलब बोला गया कि अगर आदमी मर रहा है तो उसे मरने दो, पर उसे किसी ऐसे अज्ञानी वैद्य के पास मत ले जाओ जो उसकी चिकित्सा तो उल्टा ना करे, उल्टा उसे मरते समय उसे और ज़्यादा दर्द पहुंचाए, ठीक है। तो ये बात यहाँ पर है। जिस प्रकार यहाँ पर बोला है, अंधा व्यक्ति अपनी अज्ञानता ना देखने के कारण, मतलब जिस प्रकार अंधा व्यक्ति है ना देखने के कारण भयभीत होकर डरपोक व्यक्ति के सामने हाथ पैर, यहाँ पर देखो बोला है डरपोक व्यक्ति के समान हाथ पैर टटोलता रहता है ना, मतलब टटोल कर चलता है, तो वह वहाँ पर वैसे ही नौका जल में, यहाँ पर बोला चंचल परिस्थिति में रहने पर भी मूर्ख वैद्य से चिकित्सा नहीं करानी चाहिए। मतलब सिर्फ यही एक चीज़ है कि कभी भी मूर्ख वैद्य से चिकित्सा ना कराएं, ठीक है। मूर्ख वैद्य की चिकित्सा में कोई, यहाँ पर बोला है भाग्यवान व्यक्ति ही है जो बच सकता है, ठीक है, बाकी तो यहाँ पर सब मर ही जाते हैं। तो ये सब बस ऐसे ही है जो आप एक बार पढ़ लेना, तो नित्य आयु बल स्मरण शक्ति, ठीक है, ये सब देख लेना। वैद्य
आयु को शीघ्र मार डालता है, मतलब कि वही है जो मूर्ख वैद्य से कराएगा तो वो मार डालता है। अब प्राण अभिसर वैद्य लक्षण 100% इम्पोर्टेंट, बार बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन, प्राण अभिसर और रोग अभिसर। प्राण अभिसर क्या होता है? जो हमारे प्राणों की रक्षा करे। जो भी हमने पढ़ा ना ऊपर वैद्य के 4 गुण, तो उन चारों गुणों से जो युक्त वैद्य होगा ना वही प्राण अभिसर होगा, जो हमारे प्राणों की रक्षा कर दे। ठीक है, मतलब शास्त्र का अध्ययन में तत्पर होना चाहिए, शास्त्र के अर्थ को अच्छे से समझा हुआ वैद्य, कर्मों को जो चिकित्सा कर्म है उनको अनेक बार करा हुआ वैद्य, स्वयं संयम करा हुआ वैद्य, जो चीज़ें संयम हो। ठीक है, और चिकित्सा कार्य को स्वयं करा हुआ हो। ठीक है, अब इसके बाद इन चारों कर्मों को सदा तत्पर रहने वाला वैद्य प्राण अभिसर वैद्य होता है। अब देखो प्राण अभिसर का अर्थ क्या होता है? जाते हुए प्राणों को भी वापस लौटा ले, वही प्राण अभिसर होता है। राजा के योग्य वैद्य कौन सा है? मतलब जो हेतु, लिंग, औषध, प्रशमन इन सभी को और रोगों को पुनः उत्पन्न ना करे। ठीक है, इन चारों विषयों का ज्ञान अच्छे से रखे, वही राजा के समान चिकित्सा रखता है। अब देखो ये केवल यहाँ पर रेफरेंस पूछ लेते हैं पीजी में, तो शस्त्र, शास्त्र, जल, इनमें पात्र के अनुसार गुण और दोषों की उत्पत्ति हो जाती है। मतलब कि जो शस्त्र, शास्त्र और जल है, तो इनमें जैसे जैसे आदमी, जैसे समझ लीजिए जल है, जल को तांबे के पात्र में रखेंगे तो उसके अलग गुण हो जाएंगे, उसको मिट्टी के पात्र में रखेंगे उसके अलग गुण हो जाएंगे, उसको प्लास्टिक की बोतल में रख देंगे उसके अलग गुण हो जाएंगे। इसी प्रकार शास्त्र भी है। शास्त्र अगर कोई अच्छा व्यक्ति है, ज्ञानवान व्यक्ति है, उसके अंदर जाएगा ज्ञान उसका, तो उसके अलग गुण हो जाएंगे, शास्त्र के अलग फायदे हो जाएंगे। कोई अज्ञानी व्यक्ति है, मूर्ख व्यक्ति है या लोभी व्यक्ति है, तो उसके उसके अंदर जाएगा तो उसके अलग गुण हो जाएंगे। ठीक है, ऐसे ही शस्त्र भी है। शस्त्र अगर कोई अच्छी जगह रख देंगे तो उसको अच्छी चीज़ें मिलेगी। मतलब जैसे समझ लीजिए कोई आपने अच्छी तलवार की, कोई अच्छी जैसे तलवार का कवर होता है उसमें रख दिया तो तलवार अच्छे से सेव रहेगी। और अगर उसको ऐसे ही आपने कहीं पे डाल दिया जिसमें जंग वगैरह लगी है तो उसमें भी जंग लग जाएगी। ठीक है, तो ऐसे ही यहाँ पर केवल एक ये उदाहरण नहीं दिया है। ठीक है, अब देखो उत्तम वैद्य के 6 गुण और बताए गए हैं। ठीक है, इसको ऐसे याद रखना, 3VSTK। ठीक है, ट्रिक है एक, विद्या, वितर्क, विज्ञान, 3V हो गया। अब STK हो गया स्मृति। ठीक है, स्मृति, तत्परता और क्रिया। ठीक है, तो ऐसे याद रख लेंगे ना, 3VSTK। ठीक है, तो आपको ये 6 गुण वैद्य के याद हो जाएंगे आराम से। अब इनके बारे में देख लेना थोड़ा थोड़ा। विद्या क्या है? आयुर्वेद शास्त्र का ज्ञाता, बुद्धि निर्मल होनी चाहिए। ठीक है, मति अच्छी होनी चाहिए, चिकित्सा को बार बार देखने वाला होना चाहिए, कर्मों का अभ्यास करना होना चाहिए, चिकित्सा कार्य में सफलता होनी चाहिए, श्रेष्ठ होना चाहिए, इन 6 गुणों से युक्त होना चाहिए। अब ये रेफरेंस देख लेना खाली, ये पेपर में आ जाता है चरक सूत्र 9 में, बस आपको इतना पता होना चाहिए। अब वस्तुओं को देखने के लिए शास्त्र ज्योति के समान होता है। ठीक है, शुद्ध दर्शन दिखाता है, बस ऐसे ही आपको यहाँ पर दिया हुआ है। अब देखो प्रधान पाद, चिकित्सा के सदा गुण बढ़ाना चाहिए, मतलब कि चिकित्सा को सदा यहाँ पर बोला है गुण बढ़ाना चाहिए। ठीक है, अब इसके बाद देखो वैद्य की 4 वृत्तियाँ, कई बार एग्जामिनर आएंगे आपके पास, वो यही चीज़ें पूछेंगे, वैद्य की 4 वृत्तियाँ बताइए। तो वैद्य की कौन सी 4 वृत्तियाँ हैं? मैत्री, मतलब कि प्राणी मात्र पे सदा मित्रता का व्यवहार। ठीक है, और अतेक्षु, ठीक है, कार्य, मतलब रोगी व्यक्ति पे सदा दया का भाव रखना। और यहाँ पर शके प्रति, मतलब कि साध्य रोगों को प्रेम पूर्वक चिकित्सा करना। और प्रकृति सतेषु। ठीक है, तो ये जो है ये है असाध्य रोगों को भी रोग की अपेक्षा रखनी चाहिए। मतलब आप हिंदी में भी बता सकते हैं। सबसे पहले तो प्राणी मात्र पे सदा मित्रता का भाव रखना चाहिए सभी प्राणी पे, और रोगी व्यक्ति पे सदा दया रखनी चाहिए। ठीक है, और साध्य रोगों को अच्छे से इलाज करना चाहिए, और जो असाध्य रोग हैं उसको भी चिकित्सा करने की कोशिश करनी चाहिए। ये चारों गुण जो हैं वैद्य के, जो 4 वृत्तियाँ बताई गई हैं। अब इसके बाद ये चैप्टर यहीं पर ख़त्म हो गया है। अब अगला चैप्टर पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 10 महाचतुष्पाद, ये उसकी टेबल है। ठीक है, ये रहा चैप्टर, तो इस चैप्टर को कवर करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। बस इस चैप्टर से आपका 2 ही चीज़ आती हैं। ठीक है,
या तो इस चैप्टर से आपका मैत्री की शंका, ये वाला वैसे क्वेश्चन कम ही आता है। साध्य असाध्यता के बारे में आ जाता है, साध्य असाध्यता का वर्णन करें 5 मार्क्स के लिए। ठीक है, तो ये चैप्टर भी इम्पोर्टेंट है, फर्स्ट 5 मार्क्स का क्वेश्चन इस चैप्टर से बनता है मोस्टली। तो ये चैप्टर आज के लिए इतना ही। ठीक है, कंप्लीट चैप्टर कवर कर लिया। अगली वीडियो में चैप्टर नंबर 10 कवर करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर से कर देना, और ऐसे और लेटेस्ट अपडेट लेने के लिए, जितने भी लेटेस्ट चैप्टर्स है लेक्चर्स लेने के लिए, आप चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, बाकी सभी सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखे हैं, पदार्थ विज्ञान, क्रिया शरीर। ठीक है, आप बस प्लेलिस्ट को सेव कर लेना, और सारे चैप्टर आप फर्स्ट प्रूफ के देख सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। मैंने बिल्कुल फ्री में आप सभी के लिए सारे लेक्चर डाले हुए हैं। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि इस चैनल पे तीनों प्रूफ के, फर्स्ट प्रूफ, सेकंड प्रूफ और थर्ड प्रूफ, तीनों प्रूफ के लेक्चर आपको बिल्कुल फ्री में मिल पाए। तो इसलिए अभी काम चल रहा है, अब सेकंड प्रूफ के लेक्चर स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, फिर उसके बाद थर्ड प्रूफ के। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।